हेलो एवरीवन। तो आज दिखेंगे कि एबीएस, एमपीएस और सीएलओ क्या होता है। तो तो फुल फॉर्म देखते हैं। एबीएस का है एसेट बैक सिक्योरिटी, एमबीएस का है मॉर्गेज बैक सिक्योरिटी और सीएलओ का है कोलैटरलाइज्ड लोन ऑब्लिगेशन। तो तीनों ऑलमोस्ट सेम है, बस कुछ थोड़ा सा डिफरेंस है। तो अपन किसी भी एक एग्जांपल लेते हैं। तो एमबीएस क्या है वो समझते हैं, उसके बाद आपको ये दोनों समझ में आ जाएगा। तो अभी समझो ना, एक बैंक है कोई भी। तो समझो एबीसी बैंक है। ओके, तो बैंक का मेन काम क्या होता है कि मनी लेंड करना। ओके, तो लेंडिंग मनी। तो अभी क्या होता है कि सपोज एक इंसान है कोई भी, मिस्टर एक्स। तो अभी इसको क्या करना है, उसको एक घर लेना है। घर क्या रहता है, तो कैसे लेगा, वो लोन लेगा। तो लोन लेने के लिए वो क्या करेगा, बैंक के पास जाएगा। तो समझो एक्स गया बैंक के पास। तो बैंक का काम है मनी देना। तो बैंक सब चेक करेगी, हो जाएगा सब। उसके बाद उसको देगी लोन। सपोज 1 लाख का इसको लोन दिया। ओके, 1 लाख का लोन दिया। उसके बाद अभी बैंक को भी कुछ गारंटी चाहिए ना। अगर ये समझ एक्स अभी का जो डॉक्यूमेंट दिए तो अच्छे है, उसके बाद कोई गारंटी नहीं है ना आगे कि ये पे कर सकते हैं या कुछ हो सकता है। तो बैंक क्या करेगी, इसके जो जिसने वो जो घर लिया है, तो वो घर के जो प्रॉपर्टी पेपर है ना, तो प्रॉपर्टी पेपर बैंक अपने पास रखेगी। तो अभी क्या हो गया, पहले था बैंक के पास कैश था। ओके, तो अभी क्या हो गया, कैश हो गया आउट। तो बैंक का कैश चला गया, कैश आ गया है बंदे के पास। बंदे ने घर लिया, घर के उसके पेपर मिले। पेपर भी बैंक ने ले लिया। जब तक लोन पूरा नहीं करेगा बैंक पेपर नहीं देगी। तो क्या हो रहा है, देखो, कैश आउट, पेपर इन। तो अभी बैंक के पास क्या है, पेपर है। तो बैंक एक को थोड़ी लेगी, ऐसे एक से अभी ऐसे 1000 लोग रहेंगे समझो। 1000 एक से 1000 ने बैंक को पेपर दिए, बैंक से लोन लिया। तो बैंक के पास अभी क्या हो गया, समझो 1000 पेपर है। ओके, और बैंक के पास कैश खत्म हो गया। तो बैंक का जो मेन बिजनेस ही है कि कैश लो और कैश बांटो, लेंड करो। तो अभी बैंक क्या करेगी, फिर पैसा खत्म हो गया तो बैंक के पास पेपर है। तो पेपर है मतलब प्रॉपर्टी है। तो प्रॉपर्टी का कभी भी सेल कर सकती है। अगर कोई डिफॉल्ट करेगा तो कुछ ना कुछ जो भी है रेट के हिसाब से मिलेगा। तो बैंक क्या करेगी, अभी बैंक के पास बहुत सारे पेपर पड़े। तो एक इन्वेस्टमेंट बैंक, स्पेशल एंटिटी कोई भी रहता है ना, तो क्या करती है, फिर अगले वाला जो भी इन्वेस्टमेंट बैंक है या कोई ट्रस्ट है, तो उसके पास कैश रहेगा। ओके, इसके पास कभी कभी गवर्नमेंट बॉडीज भी रहती है। ओके, तो इनके पास कैश है। तो अभी बैंक क्या करेगी, बोलेगी ये लो, ये 1000 पेपर है, ये ले लो और इसके बदले मुझे कैश वापस दे दो। ओके, तो क्योंकि अभी क्या होगा, जो भी इंटरेस्ट रहेगा, समझो एक से ये लोग ने 12% या 10% इंटरेस्ट लिया, तो इनको दे रही है तो थोड़ा और कम में देगी, तो थोड़ा कैसा इस बैंक को भी थोड़ा मार्जिन बचेगा। ओके, उसके बाद अभी देखो, वापस बैंक के पास कैश आ गया और इनके पास क्या आ गया, अभी पेपर किसके पास है, ये बंदे के पास पेपर है, जो भी है इंस्टीट्यूशन बॉडी। तो अभी ये लोग क्या करेंगे, ये लोग ये पेपर उठा के ना, अभी इनको भी कैश खत्म हो गया, इनके पास भी पेपर है। तो ये पेपर क्या करेंगे, कोई भी स्टॉक एक्सचेंज है या कोई भी मार्केट है ना, वहाँ पे लिस्ट करेंगे वो। तो लिस्ट कैसे करेंगे, तो अभी इसको देखो, इसने क्या किया, ये सब है ना जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह, वो क्या किया अपन ने पुल किए। तो सब सिक्योरिटीज हमने पुल किए और एक स्टॉक एक्सचेंज या कोई भी मार्केट में लिस्ट कर दिया। कहीं भी अनलिस्टेड पे चलता है, कोई इशू नहीं है। तो अभी क्या होगा, ये लिस्ट हो गया। लिस्ट हो गया तो मतलब अभी इसको कौन कर सकता है, लाइक मी, अपन इन्वेस्टर से वो खरीद सकते हैं, या फिर जो इंश्योरेंस एजेंसीज है, पेंशन फंड्स है, या जो एमएफ है, म्यूचुअल फंड्स, कोई भी इस पे खरीद सकता है। अभी इसकी देखो गारंटी का है। अभी समझो ये बंदा ने डिफॉल्ट कर दिया, तो इसके प्रॉपर्टी के पेपर तो है ना। तो अपना क्या हो गया, एक तो है मॉर्गेज है बैक्ड बाय सिक्योरिटीज। ओके, तो मतलब ये एक है कि आपका पैसा मतलब पूरा डूबेगा नहीं अगर कोई भी डिफॉल्ट करता है ना, क्योंकि घर की वैल्यू कुछ ना कुछ मिलेगी। और कैसे, इसमें एक फिक्स इंटरेस्ट रहता है, समझो कि 6%। बैंक ने इसको दिया 14% पे दिया, फिर बैंक ने इसको दिया 12% पे, जो भी है एग्जाम्पल। तो कैसे सब अपना मार्जिन कट कट करके लास्ट में जो आता है ना, वो एक इन्वेस्टर को मिलता है। तो और इनको एक बैकअप भी है कि हाँ भाई, कि मेरा रिस्क तो किससे तो कवर है, मतलब कोई एसेट है, तो इसलिए अपन बोलते हैं कि मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज। तो अभी तीनों का एक कंसेप्ट तो समझ आएगा, तीनों में सेम ही कंसेप्ट यूज होता है, बस इनका नाम अलग है। अभी एक
अब देखते हैं बाइफरकेशन। एबीएस का क्या है, सिक्योर्ड बाय पूल ऑफ नॉन मॉर्गेज एसेट। ओके, इसमें देख तो सिक्योर्ड बाय पूल ऑफ रेसिडेंशियल और कमर्शियल मॉर्गेज, जैसे मैंने बताया कि जो अपन हाउस प्रॉपर्टी लेते हुआ, ये है पूल बाय द कॉर्पोरेट लोन्स। पर तीनों में तो अभी इजी डिफरेंस है कि अंडरलाइंग एसेट मतलब किस कोई कौन सी चीज गिरी हुई रखी है। तो इसमें देखो क्रेडिट कार्ड, रिसेबल्स, ऑटो लोन, स्टूडेंट लोन, कार लोन रहते हैं ना, कंज्यूमर लोन। तो ये सब लोन्स जो भी बैंक देती है वो सब जैसे मैंने बताया कि एक इसने घर के लिए लोन लिया है, जैसे 1,000 लोगों ने लिया, तो समझो 1,000 लोगों ने क्रेडिट कार्ड का लोन लिया है या ऑटो लोन लिया, जो भी है, तो फिर वो इसमें आता है एसेट। तो ये नॉन मॉर्गेज एसेट है। ये है अभी होम मॉर्गेज, जैसे मैं बोला होम लोन की कमर्शियल मॉर्गेज। तो ये वो तो एमबीएस में आता है। और सीओएल में क्या आता है, जो कंपनीज है बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जैसे रिलायंस हो गया, कोई हो गया, अगर वो लोन लेते हैं बैंक से, तो उनके पास क्या हो गया कि ओके कंपनी रेप्यूटेड कंपनी है, तो उसने लोन लिया है, तो उनका कैसे ऐसे हजारों कंपनी का एक मिला के अब निकालते, तो उसको बोलते सीएलओ, कोलराइज लोन ऑब्लिगेशन। अभी रिस्क देखो, रिस्क तो सॉरी, तो रिस्क सब में डिपेंड है। सो और उसके बाद कैश फ्लो, कैश फ्लो अभी देखो कैसे आता है, जैसे ये लोग लोन्स का रिपेमेंट करेंगे, जो भी कार का लोन रहेगा उसका रिपेमेंट करेंगे, वैसे इसको पैसे मिलते जाएंगे। ओके, इसके बाद क्योंकि इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों रहता है, आपको पता है जब ये इंटरेस्ट पे करते हैं आप, आपका ईएमआई कट होता है, तो इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों कट होता है। सेम इसी में भी इंटरेस्ट प्रिंसिपल पर इंटरेस्ट जो भी है, इसमें भी इंटरेस्ट प्रिंसिपल फ्रॉम कॉर्पोरेट बोरोवर। तो ऐसा है। अभी ये प्री पेमेंट रिस्क क्या है, मॉडरेट है इसमें, क्योंकि ये छोटा रहता है लोन। और होम लोन कैसा 20 लाख 30 लाख 1 CR बहुत रहता है, इसमें हाई और कैसा टेनर भी बहुत बड़ा रहता है, तो डिफॉल्ट के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। ये तो कंपनी है, क्योंकि जो कंपनी का जो रहता है रेटिंग, ट्रिपल ए रेटिंग जो क्रेजिल लेती है, उसके हिसाब से अगर डिपेंड है ये भी, पर कंपनी का ये थोड़ा लो रहता है रिस्क वैसे भी। और ये भी इंटरेस्ट की डिपेंड है, सब तो डिपेंड है। उसके बाद परफॉर्मेंस इन फाइनेंशियल क्राइसिस। ओके सर, बीबीएस फेस डिफॉल्ट, क्योंकि फाइनेंशियल क्राइसिस जैसे 2008 का क्राइसिस हुआ था, वो भी एमबीएस की वजह से ही हुआ था। जैसे मैंने आपको बताया कि बैंक क्या करती है, बैंक के पास पेपर आ गए, पेपर इसने ये बंदे को दिए, इसने लिस्ट कर दिया, तो अपने आम लोगों के पास आ गए, तो बैंक के पास वापस कैश आ गया। बैंक को जनरली क्या करना चाहता कि ये जो आदमी पे कर सकता है, जिसकी कैपेबिलिटी है, उसको ही देना चाहिए था। तो 2008 में क्या हुआ कि ये नया कंसेप्ट आया था, तो सब बैंक ने क्या किया, जो एलिजिबल नहीं था, जो पता है कि रीपेमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि बैंक से तो हट गया ना, बैंक ने रिश्तों ट्रांसफर कर दिया इन लोग को ना, तो बैंक वही कर दी कि जो भी आता था उसको लोन दे देती थी। ऐसे तो बहुत सारे जो लोग हैं जो कैपेबल नहीं थे, उन लोग को भी लोन मिल गया। फिर लोन मिल गया तो कैसे एक कुछ भी ट्रिगर हो गया, इकोनॉमिक कुछ भी स्लो डाउन हो गया तो कैसे एक ट्रिगर हो गया, एक ट्रिगर हो गया, तो जो भी सब लिस्टेड थे, क्योंकि क्योंकि एक हफ्ता भी अगर बाउंस हो गया, एक ईएमआई और दो ईएमआई, तो एवरी वन विल बी पैनिक, तो ये लोग भी कैसे ओके, ये लोग भी सेल करने लगे, फिर ये लोग भी डिफॉल्ट करने लगे, तो कैसे एक साइकिल बन गया। तो उसकी वजह से 2008 का क्राइसिस देखो, जो लेमन ब्रदर्स बैंक थी वो सेम काम कर रही थी, ये एमबीएस वाला। तो बैंक बहुत बड़ी बैंक थी, वो पूरी की पूरी बैंक बंद हो गई। तो यह कंसेप्ट है एबीएस, एमबीएस और सीएलओ का, बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। ये इन्वेस्टमेंट बैंक में बहुत जगह यूज़ होता है। सो अब और इसको बोलेंगे कि ये इसमें आते हैं फिक्स्ड और वेरिएबल में आते हैं। तो इसमें कैसे इंटरेस्ट रेट आपको कुछ फिक्स रहता है, कुछ में वेरिएबल रहता है। तो ये प्रोडक्ट इक्विटी प्रोडक्ट नहीं है, इतना समझ लो। तो लेट मी नो आपको कुछ इफ डाउट है या एनीथिंग, सो वी विल ट्राई टू सॉल्व इट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।